दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित खबर वेयर डज इंडिया स्टैंड ऑन मीथेन एमिशंस और द इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर व्हाट इज द ग्लोबल मीथेन प्लेज एंड व्हाई इज मीथेन सिग्निफिकेंट फॉर क्लाइमेट चेंज के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल जीएस पेपर 3 के पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। मीथेन गैस जलवायु परिवर्तन में कितनी जिम्मेदार। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने ग्लासगो में चल रहे संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP26 में भारत का प्रतिनिधित्व किया। गौरतलब है कि इस सम्मेलन के शुरुआती मुद्दों में एक मीथेन गैस के उत्सर्जन में निरंतर हो रही वृद्धि है। दरअसल COP26 में संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ ने संयुक्त रूप से 2030 तक ग्रीन हाउस गैस मीथेन के उत्सर्जन में कटौती करने का संकल्प लिया है। लिहाजा इसके लिए दोनों देशों ने नेतृत्व करते हुए ग्लोबल मीथेन प्लेज को लॉन्च किया। उन्होंने 2020 के स्तर की तुलना में उत्सर्जन में 30% की कटौती करने की योजना बनाई है। इस प्लेज की खास बात यह है कि इसमें 90 से भी अधिक देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। आपको बता दें कि मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड के बाद वातावरण में दूसरी सबसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ग्रीन हाउस गैस है। इस बात को ध्यान में रखते हुए इसके उत्सर्जन में कटौती से संबंधित संकल्प जरूरी हैं। ग्लासगो में चल रहे संयुक्त राष्ट्र COP26 जलवायु सम्मेलन में अलग अलग देशों ने कई अलग मसले उठाए हैं। इनमें वन और भूमि का उपयोग, वनों की कटाई आदि मुद्दे शामिल हैं। चूंकि मीथेन मौजूदा वक्त में जलवायु परिवर्तन से संबंधित प्रमुख मुद्दा बनकर उभरा है, तो इसलिए आज के इस ऑडियो आर्टिकल के माध्यम से हम जानेंगे कि यह ग्लोबल मीथेन प्लेज क्या है, मीथेन कैसे जलवायु परिवर्तन में अपनी भूमिका निभाती है और मीथेन को लेकर भारत की रणनीतियां क्या हैं, या यूं कहें कि भारत ने इस प्लेज में अपनी रुचि क्यों नहीं दिखाई। तो इससे पहले कि हम मीथेन प्लेज को जानें, इससे पहले जानते हैं मीथेन गैस के बारे में। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार आज दुनिया जिस गर्मी का सामना कर रही है उसका 25% हिस्सा मीथेन के कारण है, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है। यह प्राकृतिक गैस का एक घटक भी है। क्योंकि यह एक ग्रीन हाउस गैस है, ऐसे में वातावरण में इसकी उपस्थिति से पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। मानव और प्राकृतिक स्रोतों सहित मीथेन के विभिन्न स्रोत हैं। यदि मीथेन के मानवीय स्रोतों की बात करें तो लैंडफिल, तेल और प्राकृतिक गैस प्रणाली, कृषि गतिविधियां, कोयला खनन, अपशिष्ट जल उपचार और कुछ औद्योगिक प्रक्रियाएं इसमें शामिल हैं। इसके अलावा मानव स्रोतों में तेल और गैस क्षेत्र सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मुताबिक मीथेन के मानव जनित स्रोत वैश्विक मीथेन उत्सर्जन के 60% हिस्से के लिए जिम्मेदार हैं। यह उत्सर्जन मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन के जलने, लैंडफिल में अपघटन और कृषि क्षेत्र से होता है। इसके अलावा कोल बेड मीथेन गैस भी मीथेन का एक प्रकार है। मीथेन कोयले से दबी परत में भूमिगत होती है और इसे कोयला सीम में ड्रिलिंग करके और भूजल को हटाकर निकाला जाता है। इससे दबाव में परिणामी गिरावट के कारण कोयले से मीथेन निकलती है। मीथेन की इस संक्षिप्त जानकारी के साथ अब हम जानेंगे हालिया सुर्खियों में रहे ग्लोबल मीथेन प्लेज के बारे में। गौरतलब है कि ग्लोबल मीथेन प्लेज की घोषणा पहली बार सितंबर में अमेरिका और यूरोपियन यूनियन द्वारा की गई थी। दरअसल यह अनिवार्य रूप से वैश्विक मीथेन उत्सर्जन को कम करने के लिए एक समझौता है। इस समझौते का केंद्रीय उद्देश्य वर्ष 2030 तक मीथेन उत्सर्जन को 2020 के स्तर से 30% तक कम करना है। जलवायु परिवर्तन पर IPCC की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार पूर्व औद्योगिक युग के बाद से वैश्विक औसत तापमान में 1.0 डिग्री सेल्सियस की शुद्ध वृद्धि का लगभग आधा हिस्सा मीथेन से है। कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में कमी करने के साथ साथ अब मीथेन उत्सर्जन को तेजी से कम करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। निकट भविष्य में ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए यह एक जरूरी कदम माना जा रहा है। जलवायु परिवर्तन पर आई कई रिपोर्टों में मीथेन को ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य घटक बताया गया है। ऐसे में आइए समझते हैं कि आखिर जलवायु परिवर्तन में मीथेन की क्या भूमिका है।
मीथेन वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लगभग 5वां हिस्सा है और वातावरण में गर्मी को बनाए रखने में कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में लगभग 25% ज्यादा शक्तिशाली है। पिछली 2 शताब्दियों में मुख्य रूप से मानव संबंधी गतिविधियों के कारण वातावरण में मीथेन सांद्रता दोगुनी से ज्यादा हो गई है। भले ही मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में अल्पकालिक गैस है, लेकिन यह उससे ज्यादा शक्तिशाली है। ऐसे में मीथेन की मात्रा कम करने से एक सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन का यह कदम इस लिहाज से भी काबिले तारीफ माना जा सकता है। गौरतलब है कि मीथेन मानव जनित और प्राकृतिक स्रोतों से उत्सर्जित होती है, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं। मीथेन के स्रोतों का उपयोग ऊर्जा के लिए किया जा सकता है। इससे सैद्धांतिक रूप से उच्च कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करने वाले ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता को कम किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी IEA के मुताबिक मीथेन का वायुमंडलीय जीवन काल बहुत कम है, लेकिन बहुत अधिक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। क्योंकि मीथेन वातावरण में रहने के दौरान अधिक ऊर्जा को अवशोषित करती है, इसलिए यह अधिक खतरनाक मानी जा रही है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक वातावरण में मुक्त होने के 20 साल बाद मीथेन की ग्लोबल वार्मिंग क्षमता कार्बन डाइऑक्साइड से लगभग 80 गुना अधिक दर्ज की गई है। जीवाश्म ईंधन के उत्पादन, वितरण और उपयोग से सालाना 110 मिलियन टन मीथेन उत्सर्जित होने का अनुमान है। IEA द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक 75% से अधिक मीथेन उत्सर्जन को आज मौजूद तकनीक से कम किया जा सकता है। इतना ही नहीं, इसमें से लगभग 40% तक बिना किसी अतिरिक्त लागत के भी किया जा सकता है। लेकिन मुद्दा ये उठता है कि यदि मीथेन वातावरण के लिए इतनी खतरनाक है, तो भारत इस ग्लोबल मीथेन प्लेज से दूरी क्यों बनाए है? तो आइए जानते हैं कि भारत मीथेन उत्सर्जन के मामले में कहां ठहरता है और उसके द्वारा इस मीथेन प्लेज में हस्ताक्षर न करने के क्या कारण हैं। भारत शीर्ष मीथेन उत्सर्जक देशों में शामिल है। इसका मुख्य कारण इसकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आकार और सबसे बड़ी मवेशियों की आबादी है। हालांकि भारत प्रौद्योगिकी का उपयोग कर मीथेन पर नियंत्रण करने की योजना बना रहा है, जिसे ऊर्जा के स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत में किसी भी अन्य समय की तुलना में मानव जनित मीथेन उत्सर्जन वर्तमान में तेजी से बढ़ रहा है। गौरतलब है कि कोविड-19 महामारी के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का स्तर गिरा है और वातावरण में मीथेन पिछले साल रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। यह चिंता का कारण इसलिए है क्योंकि यह पूर्व औद्योगिक समय से लगभग 30% वार्मिंग के लिए जिम्मेदार थी। अब यदि बात भारत द्वारा इस ग्लोबल मीथेन प्लेज में हस्ताक्षर न करने की करे, तो इसका कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया गया है, लेकिन रिपोर्ट से पता चलता है कि भारतीय अधिकारी इस प्लेज से नाखुश हैं, क्योंकि इसमें शामिल होकर इसके तहत दायित्वों को पूरा करने का मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रतिबंध भी हो सकता है। यह भारत के लिए वर्तमान स्थिति में अस्वीकार्य होगा। भारत द्वारा किया जाने वाला व्यापार विश्व व्यापार संगठन के दायरे में आता है, जिसका भारत भी एक सदस्य है। ऐसे में भारत उसके मुताबिक ही अपनी नीतियों का निर्माण करता है। क्योंकि भारत एक विकासशील देश है जो फिलहाल अपनी विकास की प्रक्रिया पर अधिक ध्यान दे रहा है, तो ऐसे में भारत को कई पर्यावरणीय कानूनों में बदलाव की जरूरत होगी। सरकार वाणिज्यिक वृक्षारोपण के साथ साथ वन भूमि में बुनियादी ढांचे के विकास को प्रोत्साहित करना चाहती है। इसके मद्देनजर भारत पर एक जिम्मेदारी यह बढ़ जाएगी कि उसे वन आच्छादन क्षेत्र को बढ़ाना होगा, जिससे कई जलवायु समस्याओं से निपटा जा सकेगा। भारत का दीर्घकालिक लक्ष्य अपने 1/3 क्षेत्र को वन और वृक्षों से आच्छादित करना है, जो अभी तक लगभग 22% है। इसके अलावा भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां बहुत बड़ी मात्रा में आबादी कृषि पर निर्भर है। इसके साथ ही डेयरी उत्पादन और पशुपालन के चलते भी बड़ी मात्रा में मीथेन का उत्सर्जन होता है। ऐसे में भारत जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से बच रहा है, क्योंकि मीथेन उत्सर्जन में भारत की भागीदारी शीर्ष देशों में आती है। ऐसे में उसे इस समस्या से निपटने के लिए कई तरह की रणनीतियों पर काम करने की जरूरत होगी। तो आइए ऐसे में नजर डालते हैं भारत की उन रणनीतियों पर जिन्हें भारत मीथेन उत्सर्जन को कम करने के लिहाज से जरूरी समझता है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के दौरान भारत ने कहा कि उसके मानव जनित मीथेन उत्सर्जन का लगभग 20% कृषि, कोयला खदानों, नगर पालिका ठोस अपशिष्ट और प्राकृतिक गैस आदि से आता है। ऐसे में
सरकार इन अपशिष्टों के निवारण की नई तकनीकों को अपनाने पर विचार कर रही है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैसों के उत्सर्जन से बचा जा सके। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने बायोगैस उत्पादन बढ़ाने और मीथेन उत्सर्जन को कम करने के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति में भारी निवेश करने का दावा किया है। इसके अलावा भारत ने 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए जंगलों और वृक्षारोपण के माध्यम से कार्बन सिंक बनाने का भी प्रस्ताव रखा है। सरकार ने पर्यावरण को ध्यान में रखकर कई रणनीतियां तैयार की हैं, जो कहीं न कहीं जलवायु परिवर्तन से उपजी समस्याओं से निजात पाने में महती भूमिका निभा सकती हैं। तो इन सभी समस्याओं और रणनीतियों के मद्देनजर यह जानना जरूरी है कि ऐसे में आगे की राह क्या हो सकती है। कई विज्ञप्तियों की माने तो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक वार्मिंग को सीमित करने के लक्ष्य को बनाए रखने के लिए सबसे प्रभावी रणनीति के रूप में मीथेन के उत्सर्जन को कम करना माना जा रहा है। ऐसे में भारत को कृषि क्षेत्र को ध्यान में रखकर ही ऐसी रणनीतियों पर जोर देने की जरूरत है, जो CO2 के साथ साथ मीथेन के भी उत्सर्जन को कम करने पर केंद्रित हों। भारत जैसे विकासशील और बड़ी जनसंख्या वाले देशों को जलवायु परिवर्तन के सबसे बुरे प्रभावों से बचने के लिए मानव जनित मीथेन उत्सर्जन में लगभग 45% की कटौती करने की जरूरत होगी। कई शोध बताते हैं कि इस तरह की कटौती से वर्ष 2045 तक ग्लोबल वार्मिंग को 0.3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने से रोका जा सकता है। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करके सांस से संबंधित अस्थमा जैसी बीमारियों से होने वाली मौतों को भी कम किया जा सकता है। एक ओर जहां जलवायु परिवर्तन के कारण फसल चक्र भी बड़ी मात्रा में प्रभावित हुआ है, तो वहीं इसके उत्सर्जन को कम करके कई मिलियन टन फसल के नुकसान को भी रोका जा सकेगा। व्यावहारिक तौर पर कुछ बातों को ध्यान में रखकर, जैसे भोजन की बर्बादी और नुकसान को कम करना, पशुधन प्रबंधन में सुधार और स्वस्थ आहार को अपनाकर अगले कुछ दशकों में हर साल 65 से 80 मिलियन टन मीथेन उत्सर्जन को कम किया जा सकता है। इतना ही नहीं, सरकारों को चाहिए कि वे विकास की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए वातावरण को साफ सुथरा बनाए रखें और इसके प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के प्रयास करें। आइए, अब बारी है आज के सवाल की। ग्लोबल मीथेन प्लेज क्या है? मीथेन जलवायु परिवर्तन के लिए किस प्रकार जिम्मेदार है? विवेचना कीजिए।